अगला हमारा टॉपिक है मंगोलों के आक्रमण। मंगोल मध्य एशिया की एक बहुत ही बर्बर जाति थी। लोगों की निर्दयता से हत्या करना, आगजनी करना, लूटमार करना और स्त्रियों को अपमानित करना उनका मुख्य पेशा था। उन्होंने असंख्य समृद्ध शहरों को रौंद डाला था। वे जिधर से भी गुजरते अपने पीछे बर्बादी के चिन्ह छोड़ जाते थे। परिणाम स्वरूप लोग उनका नाम सुनकर ही थर-थर कांपने लग जाते थे। मंगोलों ने इल्तुतमिश के समय 1221 ईस्वी में भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय इन आक्रमणों में बहुत वृद्धि हो गई थी। इसके लिए दो कारण मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। पहला कारण है, मंगोल दिल्ली सुल्तानों के हाथों ही अपनी पराजय का बदला लेना चाहते थे। दूसरा, दाऊद खान जो उस समय मंगोलों का नेता था और ट्रांसआक्सिनिया का शासक था, एक बहुत बड़ा साम्राज्यवादी था। वह भारत पर अधिकार करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। मंगोलों के आक्रमण। मंगोलों ने 1297 ईस्वी से 1306 ईस्वी के समय के दौरान भारत पर 6 बार आक्रमण किए। इन आक्रमणों का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। नंबर 1 है कादर का आक्रमण 1297 ईस्वी। 1297 ईस्वी में दाऊद खान ने पंजाब, मुल्तान और सिंध के प्रदेशों को जीतने के लिए 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना कादर के नेतृत्व में भेजी। इस सेना ने लाहौर के साथ साथ पंजाब के कई क्षेत्रों में भारी लूटमार की। यह अलाउद्दीन खिलजी की शक्ति के लिए एक चुनौती थी, इसलिए उसने तुरंत जफ़र खां और उलुग खां का नेतृत्व में एक विशाल सेना मंगोलों का सामना करने के लिए पंजाब की ओर भेजी। शाही सेना ने जालंधर के नज़दीक मंगोल सेना को बुरी तरह पराजित किया। लगभग 20,000 मंगोल रणक्षेत्र में मारे गए। बड़ी संख्या में मंगोलों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तार किए गए मंगोलों को भी बहुत निर्दयता से कत्ल कर दिया गया। इस सफलता के कारण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सम्मान में बहुत वृद्धि हुई। नंबर 2 है साल्दी का आक्रमण 1299 ईस्वी। दाऊद खान ने अपने सेनापति कादर की पराजय का बदला लेने के लिए 1299 ईस्वी के आरंभ में साल्दी के नेतृत्व में एक विशाल सेना भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजी। उसने मुल्तान पर आक्रमण करके सिविस्तान नाम का क्षेत्र जीत लिया। इस संकट के समय अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जफ़र खान ने मंगोलों का डटकर सामना किया। दोनों के मध्य हुए इस घमासान युद्ध में मंगोलों की कड़ी पराजय हुई। जफ़र खान ने साल्दी और उसके 2000 अन्य सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। इस वीरता के फलस्वरूप जफ़र खान के सम्मान में बहुत वृद्धि हुई। इसी कारण कई राजदरबारी उससे ईर्ष्या भी करने लग गए थे। नंबर 3 है कुतलुग ख्वाजा का आक्रमण 1299 ईस्वी। दाऊद खान निरंतर अपने 2 सेनापतियों की पराजय का अपमान सहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इस बार 2 लाख से अधिक सैनिक अपने योद्धा बेटे कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजे। यह सेना बिना किसी विशेष विरोध के बड़ी तीव्रता से दिल्ली के समीप पहुंच गई। मंगोलों के अत्याचारों से बचने के लिए लोग अपने घरों को छोड़कर दिल्ली भाग गए। दिल्ली में अनायास बहुत सारे लोगों के इकट्ठे हो जाने के कारण एक तो उनके निवास की समस्या उत्पन्न हो गई और दूसरा वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई। इस संकट के समय दिल्ली के कोतवाल अला उल मुल्क ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को मंगोलों के साथ संधि करने की सलाह दी। सुल्तान ने उसकी राय को ठुकरा दिया, क्योंकि ऐसा करने को वह कायरता का चिन्ह समझता था। उसने मंगोलों से दो हाथ करने का निश्चय किया। इस बार सेना का नेतृत्व उसने स्वयं संभाला। उसके दोनों योग्य सेनापति जफ़र खां और उलुग खां भी उसके साथ थे। इस युद्ध में जफ़र खां ने बहादुरी के वे कारनामे दिखाए कि उसने मंगोलों को भागने के लिए बाध्य कर दिया, परंतु इस युद्ध में वह स्वयं मारा गया। इस प्रकार जफ़र खां की बहादुरी के कारण अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध को जीतने में सफल रहा। मंगोलों को यह खुशी थी कि यद्यपि वे इस युद्ध में पराजित हुए, परंतु वे जफ़र खां जैसे बहादुर सेनापति को यमलोक पहुंचाने में सफल हुए। मंगोल जफ़र खां के शौर्य से इतने प्रभावित थे कि अगर उनके घोड़े पानी नहीं पीते थे तो वे उनसे कहते थे कि क्या तुमने जफ़र खां को देख लिया है जो तुम पानी पीने से इनकार कर रहे हो। चौथा है तारगी का आक्रमण 1303 ईस्वी। 1303 ईस्वी में तारगी, जो कि दाऊद खां का सर्वाधिक अनुभवी सेनापति था, के नेतृत्व में 1,20,000 मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कर दिया।
वह बड़ी तीव्रता से बढ़ता हुआ दिल्ली पहुंच गया। इस समय सुल्तान मंगोलों का सामना करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि शाही सेना को चित्तौड़ के अभियान में भारी क्षति पहुंची थी। अनायास आक्रमण के कारण प्रांतीय सूबेदार भी अपनी सेना लेकर सुल्तान की सहायता के लिए दिल्ली नहीं पहुंच सकते थे। सेना की कमी होने के कारण विवशता में अलाउद्दीन खिलजी को सिरी दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। मंगोलों ने 2 मास तक दुर्ग के चारों तरफ घेरा डाल कर रखा। सफलता न मिलती देखकर उन्होंने घेरा उठा लिया और वापस चले गए। 5वां है अली बेग का आक्रमण 1305 ईस्वी। 1305 ईस्वी में एक बार फिर मंगोलों ने अली बेग के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया। उसके अधीन 50,000 सैनिक थे। तारगी जैसे योग्य जर्नैल भी उसके साथ थे। इस बार भी भाग्य ने मंगोलों का साथ न दिया। अमरोह में गाजी मलिक, जो शाही सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था, ने मंगोलों को ऐसा पछाड़ा कि उनको दिन के समय तारे नजर आ गए। उनके नेता और 8,000 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको दिल्ली ले जाकर बहुत निर्दयता से कत्ल कर दिया गया। नंबर 6 है कुबक और इकबालमंद का आक्रमण 1306 ईस्वी। 1306 ईस्वी में मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के समय कुबक और इकबालमंद के नेतृत्व में अपना अंतिम आक्रमण किया। इस बार उनके अधीन 50,000 सैनिक थे। मंगोलों ने अपनी सेना को 2 भागों में बांटकर भारी भूल की। परिणामस्वरूप गाजी मलिक और मलिक काफूर के नेतृत्व वाली शाही सेना ने कुबक को पहले रावी नदी के किनारे और फिर इकबालमंद को नागौर के नज़दीक बड़ी पराजय दी। इन दोनों स्थानों पर हुए युद्ध में भारी संख्या में मंगोल सैनिक मारे गए। इकबालमंद बहुत कठिनाई से अपनी जान बचाकर भाग सका। इस पराजय के पश्चात मंगोलों ने आगामी 20 वर्षों तक भारत पर आक्रमण करने का साहस न किया। आगे हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति क्या थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के भारत पर आक्रमणों पर अंकुश लगाने के लिए बलबन की नीति अपनाई, पर इसमें उसने आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए। नंबर 1 है अलाउद्दीन खिलजी ने सीमांत प्रांतों में स्थित सारे पुराने दुर्गों की योग्य मुरम्मत करवाई और महत्वपूर्ण स्थानों पर कुछ नए दुर्ग भी बनवाए। नंबर 2 है सेना की संख्या में वृद्धि की गई और उसको आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से लैस किया गया। नंबर 3 बढ़िया शस्त्र तैयार करने के लिए शाही कारखानों में योग्य इंजीनियर भर्ती किए गए। नंबर 4 है समाना, दीपालपुर और मुल्तान आदि के प्रदेशों में स्थायी सैनिक छावनियाँ स्थापित कर दी गई और वहाँ जफ़र खां और गाजी तुगलक जैसे अनुभवी सेनापतियों को नियुक्त किया गया। नंबर 5 है मंगोलों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए सीमांत इलाकों में विशेष जासूस नियुक्त किए गए। नंबर 6 है मंगोलों के दमन के लिए उनके प्रति बहुत कठोर नीति अपनाई गई। युद्ध में गिरफ्तार किए गए मंगोलों की बड़ी निर्दयता से हत्या कर दी जाती थी। इसके अतिरिक्त जो मंगोल जलालुद्दीन खिलजी के समय दिल्ली में बस गए थे, उनको अलाउद्दीन खिलजी ने कत्ल करवा दिया। उन सभी का ही कत्ल कर दिया गया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों और बच्चों को भी न छोड़ा गया। आगे हम पढ़ेंगे मंगोलों की पराजय के कारण, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मंगोल बहुत ही बहादुर और साहसी योद्धा थे। उन्होंने मध्य एशिया में बहुत महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। यह आश्चर्यजनक बात है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय भारत पर किए गए अपने आक्रमणों के दौरान उन्हें कई बार पराजय का मुँह देखना पड़ा। इसके कई कारण थे। नंबर 1 है मंगोलों में परस्पर एकता की कमी थी। वे मध्य एशिया में परस्पर युद्धों में उलझे हुए थे। परिणामस्वरूप वे भारत पर विजय पाने की ओर अपना पूरा ध्यान न दे सके। नंबर 2 है मंगोल आक्रमणकारी अपने साथ स्त्रियों और बच्चों को भी ले जाते थे। इससे भले ही उनकी संख्या बढ़ जाती थी, परंतु उनकी सैनिक कार्य कुशलता कम हो जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने कई बार युद्ध के दौरान गिरफ्तार किए गए इन स्त्रियों और बच्चों पर बहुत अत्याचार किए। इससे मंगोलों का साहस टूट गया। नंबर 3 है निरंतर लूटमार से मंगोल बहुत धनी हो चुके थे। दौलत ने उनको विलासी बना दिया था, इसलिए अब उनमें पहले जैसा साहस नहीं रहा था। नंबर 4 है मंगोल गुरिल्ला युद्ध में तो निपुण थे, परंतु वे दीर्घ युद्ध करने के अभ्यस्त नहीं थे। नंबर 5 है मंगोलों को एक ऐसे सुल्तान के साथ मुकाबला करना पड़ा जो स्वयं एक उच्च कोटि का जर्नैल था। नंबर 6 है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जैसे जफ़र खां, उलुग खां, नुसरत खां और गाजी मलिक आदि बहुत अनुभवी थे। मंगोलों के लिए उनको पराजित करना कोई आसान कार्य नहीं था। नंबर
नंबर 7 है मंगोल अपने आक्रमणों के दौरान साधारण लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे, इसलिए उन्होंने मंगोलों से आक्रमणों को रोकने के लिए सुल्तान को हर प्रकार का सहयोग दिया। नंबर 8 अलाउद्दीन खलजी ने मंगोलों के आक्रमणों को रोकने के लिए विशेष पग उठाए। इन चक्रव्यूहों को तोड़ना मंगोलों के लिए अत्यंत कठिन था। नंबर 9 है 1306 ईस्वी में मंगोलों के नेता दाऊद खान की मृत्यु के कारण उनकी शक्ति को गहरा आघात लगा। मंगोलों के आक्रमणों के प्रभाव कि मंगोलों के आक्रमण से क्या क्या प्रभाव पड़े, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मंगोल आक्रमणों के दिल्ली सल्तनत पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़े। इन आक्रमणों से भारी जान और माल की क्षति हुई। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी ने इन आक्रमणों की रोकथाम के लिए एक विशाल और शक्तिशाली सेना का गठन किया। इस सेना को बनाए रखने के लिए सुल्तान को भारी खर्च की आवश्यकता थी। इसकी पूर्ति के लिए उसने बहुत से आर्थिक सुधार लागू किए। इस सेना के सहयोग से ही अलाउद्दीन खलजी ने उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अलाउद्दीन खलजी ने मंगोलों को हर बार कड़ी पराजय दी। गिरफ्तार किए गए मंगोलों को कठोर दंड दिया जाता था। इन सजाओं के भय के कारण विद्रोहियों का सुल्तान के विरुद्ध बगावत करने का साहस न हुआ, क्योंकि मंगोल साधारण लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे। इसलिए उनके आक्रमणों को रोकने के लिए उन्होंने सुल्तान को हर संभव सहयोग दिया। इस सहयोग के कारण ही जहां सुल्तान मंगोलों के आक्रमणों को पछाड़ने में सफल हुआ, वहीं उसके अपने सम्मान में बहुत वृद्धि हुई। इनके अतिरिक्त अलाउद्दीन खलजी ने महत्वाकांक्षी सेना नायकों और अमीरों को उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के विरुद्ध भेजा। इनमें से अधिकांश मंगोलों से युद्ध करते हुए मारे गए। इस कारण अप्रत्यक्ष रूप से अलाउद्दीन खलजी की शक्ति अधिक सुदृढ़ हुई। निसंदेह मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खलजी के लिए हानिकारक होने की अपेक्षा अधिक लाभकारी सिद्ध हुए। तो अब हमारा मंगोलों वाला टॉपिक भी ख़त्म हो गया है। हमने पहले डिस्कस किया मंगोलों के आक्रमण कि मंगोलों ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया। मंगोलों ने जो 1297 से लेकर 1306 ईस्वी के समय के दौरान भारत पर 6 बार आक्रमण किए, ये भी हमने पढ़ा। तो पहला आक्रमण कब किया? 1297 ईस्वी में किया था उन्होंने, कादर का आक्रमण था वो। दूसरा था साल्दी का आक्रमण जो हमने पढ़ा, 1299 ईस्वी में हुआ था। और तीसरा आक्रमण उन्होंने किया था कुतलुक ख्वाजा का आक्रमण था, जो 1299 ईस्वी में किया था उन्होंने। चौथा आक्रमण पढ़ा हमने तारगी का आक्रमण, जो 1303 ईस्वी में किया था उन्होंने। और पांचवा आक्रमण अली बेग का आक्रमण था, जो 1305 ईस्वी में हुआ। और छठा आक्रमण उन्होंने कुबक और इकबाल मंद का आक्रमण, ठीक है, जो 1306 ईस्वी में किया था उन्होंने। उसके साथ ही हमने अलाउद्दीन खलजी की मंगोल नीति पढ़ी कि उन्होंने मंगोलों को भारत से भगाने के लिए कौन कौन सी नीति अपनाई। कि उसके बाद हमने मंगोलों के पराजय के कारण भी डिस्कस किए कि उनकी पराजय के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे। क्योंकि जब पहले हमने पढ़ा था कि जितनी बार भी मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किए तो वे हमेशा ही सफल रहे। मंगोलों की पराजय का एक मुख्य कारण जो था वो युद्ध नीति थी। उन मंगोलों को सिर्फ गुरिल्ला युद्ध ही आता था, बाकी युद्धों में वे निपुण नहीं थे। और उसके साथ ही साथ उनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे जिससे वो अलाउद्दीन खलजी या उसके सैनिकों का मुकाबला कर सकते थे। और लास्ट में हमने देखा कि मंगोलों के आक्रमणों का क्या क्या प्रभाव पड़ा। मंगोलों के आक्रमणों का जो है दिल्ली सल्तनत पर बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा, जो विनाशकारी रहा। इन आक्रमणों से जो है भारी जान माल की क्षति हुई। सुल्तान अलाउद्दीन ने इन आक्रमणों की रोकथाम के लिए एक जो है विशाल और शक्तिशाली सेना का गठन भी किया था। लेकिन जो ये मंगोल थे ये बहुत ही ज़्यादा निर्दयी थे। इन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को मार डाला, जान माल की तो बहुत ही ज़्यादा क्षति हुई। फिर वहाँ से जो कीमती वस्तुएं थी वो चुराई, कई लोगों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया।
लोगों को अपमानित किया, इसलिए लोग उनके नाम से थर-थर काँपते थे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मंगोलों का भय जनता से दूर करने के लिए उन्होंने मंगोलों को बहुत कठोर दंड दिए। ठीक है, इन सज़ाओं के भय के कारण विद्रोहियों का सुल्तान के विरुद्ध बगावत करने का कोई साहस ही नहीं हुआ, क्योंकि मंगोल साधारण लोगों पर जो है फिर से वही बात आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। ठीक है, और अत्याचारों के कारण ही वे इतने शक्तिशाली होते थे कि लोग उनसे डरते थे। जहाँ सुल्तान मंगोलों के आक्रमणों को पछाड़ने में सफल हुआ, वहीं उसके अपने सम्मान में भी बहुत वृद्धि हुई। सभी सैनिकों और उनके नायकों ने बहुत ही ज़्यादा बहादुरी के साथ मंगोलों के साथ युद्ध किया और इस युद्ध में उन्हें विजय भी प्राप्त हुई, जिसके कारण वे स्वयं को गौरवान्वित करने में सफल हो सके।